अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर ऑल एंजॉइंग गुड हेल्थ। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है लिंग्विस्टिक्स। उसके अंदर फिर कुछ सब फील्ड्स भी आती हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर हम बेनिफिट्स ऑफ लिंग्विस्टिक को डिस्कस करेंगे। फिर डाइक्रोनिक, सिंक्रोनिक, सिंटैग्मेटिक, पैराडिग्मेटिक, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो जी टफी के मुताबिक है, लिंग्विस्टिक्स ऑब्जर्व्स लैंग्वेज इन एक्शन एज ए मीन्स फॉर डिटर्मिनिंग हाउ लैंग्वेज हैज़ डेवलप्ड, हाउ इट फंक्शंस टुडे, हाउ इट इज़ करंटली इवॉल्विंग। यानी कि हम लैंग्वेज के लिए जो भी स्टडी करेंगे वो लिंग्विस्टिक्स की कैटेगरी में आएगी। यानी कि हम ये स्टडी करेंगे हाउ लैंग्वेज हैज़ डेवलप्ड, यानी कि किस तरह यानी कि डेवलप हुई, ये किस तरह यानी कि इसका लिटरेचर क्या है इस लैंग्वेज का, ये कैसे हम तक आई, कैसे ये यूज़ हो रही है, कैसे इसका फंक्शंस है। लैंग्वेज के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, कम्युनिकेशन का फंक्शन है इसका, आइडियाज़ हम इसके थ्रू कन्वे करते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसकी वीडियो बना रखिए तो आप वो देख लीजिएगा। तो और फिर हम ये देखते हैं कि हाउ इट इज़ करंटली इवॉल्विंग, यानी कि इसमें और कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं करंटली, यानी कि मौजूदा हालत में। तो फिर विक्टोरिया ए फ्रॉम्पकिन के मुताबिक क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। साइंटिफिक यानी कि इसके हम पर क्या असरात होते हैं, इसके कोग्निटिव बिहेवियर, इसका हम पर क्या है, हम इसको थिंकिंग प्रोसेस में कैसे यूज़ करते हैं लैंग्वेज को। यानी कि अब मैं कोई वर्ड बोलूँगी, उसका इमेज आपके माइंड में बनेगा, थिंकिंग आपकी उसके साथ होगी, तो ये एक कोग्निटिव है। तो यानी कि ये सारी कि लैंग्वेज के आपके थिंकिंग फैकल्टीज़ पर क्या असरात हो रहे हैं, ये सब कुछ और भी बहुत सब कुछ हम जब साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो वो भी लिंग्विस्टिक की कैटेगरी में आता है। और ये किसके मुताबिक है, ए फ्रॉम्पकिन के मुताबिक। तो फिर नेक्स्ट है, द पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इज़ डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सब फील्ड्स। यानी कि ये हम लिंग्विस्टिक में डिस्कस करते हैं सब फील्ड्स के तौर पर। सबसे पहली कैटेगरी है फोनेटिक्स। Phonetics talks about the general properties of speech sounds such as their production, transmission and reception। यानी कि अगर हम पूरी वर्ल्ड की लैंग्वेजेस की बात करें कि वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि हम कौन कौन से वोकल ऑर्गन, जिनके अगर हम लिप्स के थ्रू उसको बोल रहे हैं, या हम अंदर के पैलेटल वॉइस हैं, वो एल्व्यूलर वॉइस हैं, यानी कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, ट्रांसमिशन के हम उसको ट्रांसमिट करने के लिए कौन कौन से ज़राए यूज़ कर रहे हैं वो, और फिर रिसेप्शन के वो रिसीव कैसे हो रही हैं, उसका असर अगले पर क्या पड़ रहा है, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं ओवरऑल सारी लैंग्वेजेस के लिए। तो ये फोनेटिक्स होता है। और फिर फोनोलॉजी टाक्स अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। अगर हम ये सब कुछ किसी एक ख़ास लैंग्वेज का स्टडी करें, किसी एक ख़ास लैंग्वेज का, यानी कि फ़र्ज़ करें इंग्लिश का ही हम लगा लेते हैं, तो इंग्लिश के हम सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे, कैसे वो वर्ड्स बोले जा रहे हैं, ट्रांसमिट कैसे और रिसीव कैसे हो रहे हैं, तो वो सारे फोनोलॉजी में आ जाएंगे। फोनेटिक्स से सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी लैंग्वेजेस, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ही लैंग्वेजेस, सारी और लैंग्वेजेस, और फोनोलॉजी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट है मोर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। यानी कि वर्ड्स के लिए हम जो लिंग्विस्टिक है लैंग्वेज के लिए स्टडी, और मॉर्फोलॉजी है उसके अंदर वर्ड्स जो से यूज़ हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम करें, कितने साइलेबल्स उसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, किस वर्ड पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं, किस वर्ड के लिए इंटोनेशन है, किस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये सारे हमारे पास है मॉर्फोलॉजी कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट है सिंटैक्स, द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कि हम सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करके बोल रहे हैं, हम उसमें हेल्पिंग वर्ड कौन से यूज़ कर रहे हैं, वो वर्ड हमें, वो सेंटेंस हमें सेंस क्या दे रहा है, ये सब कुछ हम सिंटैक्स में स्टडी करते हैं। फिर है नेक्स्ट सिमेंटिक्स, हम मीनिंग को स्टडी करते हैं। सेंटेंस का मीनिंग होता है ना कोई, तो फिर जब हम उस मीनिंग को स्टडी करेंगे तो इस सिमेंटिक की कैटेगरी में आ जाता है। अब ये सब जब हम करेंगे तो फिर ज़ाहिर लैंग्वेज को यूज़ भी करेंगे, तो फिर हम वो प्रैग्मेटिक्स की कैटेगरी में आ जाता है कि वो हम लैंग्वेज यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। स्टडिंग लिंग्विस्टिक्स हैज़ मैनी बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीचर ऑफ इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस कैन बेटर अंडरस्टैंड देयर सब्जेक्ट मैटर। ज़ाहिर है जिस लैंग्वेज पर आप ज़्यादा फोकस करोगे आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो फिर ये लिंग्विस्टिक का फ़ायदा कि हम जब उसको ज़्यादा सही तरीके से, यानी कि ज़्यादा थोरोली उसको स्टडी करेंगे तो फिर हम उसको आसानी से समझ सकेंगे, बेटर वे में समझ सकेंगे। पीपल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स ऑफ देयर कल्चर और एन अदर कैन बिकम मोर इफेक्टिव एंड परसुएसिव। अगर हम किसी लैंग्वेज को यूज़ करें तो हमें पता होगा कि हम उस लैंग्वेज को कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे।
हम उस लैंग्वेज में क्या चेंजेस लाएंगे कि वो लैंग्वेज हमारी इफ़ेक्टिव बन जाए। हम उस लैंग्वेज को स्टडी करेंगे, उसको हर एस्पेक्ट से जांचेंगे, तो तभी हमें पता चलेगा और कम्युनिकेशन वो हम अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है, पीपल इन बिजनेस कैन बेटर ग्रैस्प द रोल लैंग्वेज प्लेज इन देयर कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशंस। बिजनेस में भी ये बहुत अहम रोल अदा करती है कि हम देखते हैं कि हम लैंग्वेज को कैसे यूज़ करेंगे, कि जिस काम, यानी कि बिज़नेस में क्या होता है, ट्रेडिंग ही होती है ना, डील्स होती हैं इसमें, तो वो हम कैसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे जब हम अगलों को कन्विंस कर पाएंगे कि डेट वर्ड प्रोडक्ट इज़ आवर डैट इज़ बेस्ट। तो उस बात को मनवाने के लिए हम अच्छी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, तो तभी वो समझ पाएंगे, तभी हम अगलों को कन्विंस कर पाएंगे। फिर हिस्टोरियंस एंड पॉलिटिशियंस कैन सी द रोल प्लेड बाय लैंग्वेज एंड बाय पीपल्स व्यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन पास्ट एंड करंट इवेंट्स। लैंग्वेज ने बहुत रोल अदा किया है पास्ट हिस्ट्रीज में। स्टिल वी आर अनएबल टू कम्युनिकेट आवर आइडियाज़ विदाउट द बेटर यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो फिर हिस्टोरियंस वगैरह ये सारे स्टडी करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ हो रही है, किस लैंग्वेज के बारे में लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन सी लैंग्वेज डेड हो गई है, तो ये सब कुछ। फिर है अंडरस्टैंडिंग दैट लैंग्वेज इज़ अ पावरफुल फोर्स कैन हेल्प इन मेकिंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बेटर एंड हेल्प कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट वन एनदर मोर फुली। अब इसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग दैट लैंग्वेज इज़ अ पावरफुल फोर्स, और यही इसी के थ्रू हम इंटरनेशनल रिलेशंस कायम कर सकते हैं। यानी कि दो लोग जब एक दूसरे की लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकेंगे, चलो एक नहीं, दोनों नहीं, एक अगर अगले की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ सकेगा तो वो अपने आइडियाज़ को कन्वे कर पाएंगे, और फिर रिलेशंस उनके अच्छे होंगे, और फिर कम्युनिटीज़, यानी कि कम्युनिटीज़ की हेल्प हो जाती है, इंडिविजुअल्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर एक दूसरे की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट भी देते हैं। इस तरीके से पर्सन एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। तो इस वे में हमने देख लिया कि लिंग्विस्टिक्स कितनी बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डाइक्रोनिक। डाइक्रोनिक में भी हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। पहले हम डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। डाइक्रोनिक इज़ दैट टाइप ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज विच इज़ डन विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि हम लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं ना, लेकिन हम लैंग्वेज को ऐसे स्टडी करेंगे उसकी सारी हिस्ट्री हमारे पास पता चल जाए कि पास्ट में वो कैसी थी, प्रेजेंट में वो कैसी है, उसके यूज़ क्या थे पास्ट में, और प्रेजेंट में वो कैसे काम कर रही है। तो ये सब कुछ जब हम लैंग्वेज को थोरोली स्टडी करेंगे, इसकी सारी हिस्ट्री निकाल कर स्टडी करेंगे, तो डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक बन जाएगी। डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज़ द काइंड इन विच वी स्टडी द हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थ्रू द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, हिस्ट्री इसकी हम स्टडी करते हैं। इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ अ लैंग्वेज इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास सारी डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक में आ जाती है। अब हम आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वी स्टडी हाउ फ्रेंच एंड इटालियन ग्रोन आउट ऑफ द लैटिन। फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेजेस लैटिन लैंग्वेजेस से ग्रो आउट हुई हैं। हम लैटिन की सारी हिस्ट्री देखेंगे कि वो कैसी थी, कौन कौन से वर्ड्स इसके लिए गए कि फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेजेस बन गई। तो ये सारी हमारे पास वो डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश पीरियड टू द 20th सेंचुरी इज अ डाइक्रोनिक स्टडी। ये दूसरी एग्जांपल है। पहले ऊपर वाली पहली एग्जांपल, ये दूसरी एग्जांपल कि हम इंग्लिश को स्टडी करते हैं कि ओल्ड इंग्लिश, पहले जो सेरियन इंग्लिश जो सी थी वो चेंज थी, अब वाली 20th सेंचुरी की इंग्लिश है वो चेंज होती जा रही है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश लैंग्वेज की काफ़ी चेंज होती जा रही हैं, वर्ड्स ऐड होते जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वो है हमारे पास कि हम हिस्ट्री उसकी निकाल कर देखते हैं, लेकिन ये कि जो प्रेजेंट टाइम है उसमें स्टडी करते हैं सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज को। सिर्फ जो प्रेजेंट करंट टाइम है उसमें हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, हम उसकी पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं देखते। इन इट वी आर नॉट कंसर्न विद द पास्ट और फ्यूचर डेस्टिनी ऑफ एनी लैंग्वेज। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स के हम डिस्क्राइब करते हैं लैंग्वेज के सारे फीचर्स वगैरह करंट सिचुएशन में। तो फिर आगे टेबल की फॉर्म में दिया गया है सिंक्रोनिक और डाइक्रोनिक का वो डिफरेंस। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ जाएगा। और हाँ, ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारे पास फर्डिनेंड डी सोशर ने, और एंड ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। सिंटैग्मेटिक क्या होता है हमारे पास कि
पहले आप ये समझ लें कि अब हमारे पास एक लाइन है जिसमें हम बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अली प्लेज क्रिकेट। तो अब हम इसमें कोई भी वर्ड स्किप नहीं कर सकते। हमारे पास सारे वर्ड यानी कि लीनियर फॉर्म में है। हम अगर किसी वर्ड को स्किप करेंगे तो हमारे पास मीनिंग सही तरीके से कन्वे नहीं होगा। तो और ये एक वर्ड में दो बार भी यानी कि आ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ड्स वगैरह होते हैं ना, इसमें हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है, तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। इनमें हमारे पास चॉइस नहीं होती कि हम उसको बोल सकें। इसमें हमारे पास चॉइस नहीं होती कि हम उसमें अपनी मर्ज़ी से कर सकें। अगर हम चॉइस करेंगे इसमें तो वो पैराडिग्मेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि अब अगर हम करें कि अली प्लेस क्रिकेट, प्लेस की जगह अगर हम करना चाहें हेट, लाइक, तो यानी कि ये आ गई ना, हमने इनको अपनी मर्ज़ी से नाम वो वर्ब्स दे दिए, तो ये पैराडिग्मेटिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं, हम लीनियर फॉर्म में रखेंगे, स्ट्रेट फॉर्म में रखेंगे, चेन की फॉर्म में रखेंगे, तो वो सिंटैग्मेटिक की कैटेगरी में आएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Syntagmatic relation is a type of symmetric relation between words to co-occur in the same sentence or text. ये रिलेशन होता है वर्ड्स के दौरान कि वो सेंटेंस में दोबारा भी आ सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड चेन रिलेशनशिप बिकॉज द वर्ड्स आर रिटन इन सीक्वेंस लाइक चेन। और ये हमारे पास चेन की फॉर्म में होते हैं, स्ट्रेट फॉर्म में लिखे होते हैं, लीनियर भी होते हैं। एक लीनियर होता है और इसको लीनियर भी कहा जाता है, सिंटैग्मेटिक को लीनियर फॉर्म भी कहा जाता है। और ये हॉरिजेंटली लिखे जाते हैं। हॉरिजेंटली होते हैं जो सीधी लाइन में होते हैं, वो हम लिखे थे। इट इज़ लेक्सिकल, इट स्टैंड्स इन ऑपोजिट पोजिशन टू अदर ईच अदर, दैट इज़ देयर प्लेस कैन नॉट बी रिप्लेस विद ईच अदर। तो अब हमारे पास ये ऑपोजिट पोजीशन में आते हैं। या ऑपोजिट पोजीशन में क्या कि एक कोई एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता। अगर लेंगे तो फिर हमारे पास जो सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर ख़राब होगा तो फिर मीनिंग कैसे कन्वे होगा। तो इस तरह सिंटैग्मेटिक में हमारे पास चॉइस नहीं होती कि हम वर्ड्स की शफलिंग कर सकें। लेकिन पैराडिग्मेटिक में हमारे पास चॉइस होती है कि हम उनको सब्सटीट्यूट कर सकें। सब्सटीट्यूट मतलब मुतबादल एक दूसरे का, तो वो हम कर सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन उसमें क्या है कि पैराडिग्मेटिक रिलेशन इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बिटवीन वर्ड्स दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद अनदर वर्ड इन द सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरीज क्या है? सेम कैटेगरीज क्या है कि जो इनके हों एक ही कैटेगरी में। जैसे कि अगर मैं कहूँ अली प्लेस क्रिकेट, तो फिर अब मैं इसके साथ ये नहीं करूँगी कि अली प्लेस पियानो। पियानो इस कैटेगरी में नहीं आता। मैं क्रिकेट के साथ फुटबॉल कर सकती हूँ, मैं इसके साथ हॉकी कर सकती हूँ, मैं इसके साथ बाकी कैटेगरीज की चीज़ें जो इसके साथ मिलती नहीं है वो मैं नहीं कर सकती। बेशक भी नहीं कन्वे करे, लेकिन मैं कर नहीं सकती क्योंकि सेम कैटेगरीज के होने चाहिए। और इसमें क्या होता है, दे आर रिटन इन चॉइस फॉर्म एंड आर रिटन वर्टिकली, इट इज़ चॉइसेबल। ये दोनों एक दूसरे में कंट्रास्ट में आ रही हैं। सिंटैग्मेटिक अगर आप देखें ना इसको, तो जो वहाँ पर जो चीज़ें ये वहाँ पर रिवर्स फॉर्म में आ रही है पैराडिग्मेटिक में, कि ये चॉइस फॉर्म में होती है। इट इज़ चॉइसेबल, दे स्टैंड कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर, जबकि वो अपोजिट पोजीशन में एक दूसरे के साथ आ रही होती है। दे आर रिलेशन इन एब्सेंशिया। एब्सेंशिया का मतलब देयर ग्रुप्स आर फॉर्म इन आवर माइंड। जो यानी कि माइंड में हमारे ग्रुप्स बनते जाएंगे वो इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे क्रिकेट के लिए मेरे माइंड में है, फुटबॉल आ गया, हॉकी आ गया, ये सब कुछ मेरे माइंड में इनके ग्रुप्स बने, तो ये एब्सेंशिया। तो ये सारा टॉपिक था। होप सो कि आप लोग को समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, थैंक यू।